नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे हिजाब विवाद की, क्योंकि एक ओर भारत की मुस्लिम बालिकाएं हिजाब बैन का विरोध कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान की महिलाएं हिजाब को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में भारत में क्या है हिजाब का मामला और इसकी शुरुआत कैसे हुई? हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित जनादेश आने के बाद आगे क्या होगा? और इसके अलावा मुस्लिम राष्ट्र ईरान के हिजाब विवाद को लेकर पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए हमारे विचार वक्त के साथ बदलते हैं। जैसे जातिवाद हो या पहनावा, प्रथा हो या रीतियां, सबको बेहतरीन परिवर्तन चाहिए। लेकिन परेशानी तब खड़ी हो जाती है जब बदलावों की लड़ाई समुदायों की जंग में तब्दील हो जाती है और फिर सड़कों के रास्ते अदालत की दहलीज पर आकर टिक जाती हैं। ऐसे में क्या हो अगर किसी मसले पर अदालत के जजों की राय भी आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाए? फिर कैसे निकलेगा किसी मामले का समाधान? दरअसल कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन का मामला और उलझ गया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने फैसले को बड़ी बेंच में भेजने के लिए कहा है। दोनों जजों की राय एक नहीं है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब बैन को सही माना है। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना पसंद की बात है। अब ऐसे में हिजाब बैन पर खंडित आदेश आने के बाद आगे क्या होगा? दरअसल हकीकत यह है कि हिजाब की शुरुआत धर्म से नहीं बल्कि महिलाओं की जरूरत के हिसाब से हुई थी। इसका यूज मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने शुरू किया था। तब तेज धूप, धूल और बारिश से सिर को बचाने के लिए लिनेन के कपड़े का इस्तेमाल होता था। इसे सिर पर बांधा जाता था। जहां तक यह मामला शुरू कब और कैसे हुआ था इसकी बात है तो आपको बता दें कि इस साल 1 जनवरी को कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज की 6 मुस्लिम छात्राएं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुई थी और उन्हें हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश करने से रोकने पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने का मुद्दा तब एक बड़ा विवाद बन गया था जब कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल पहनकर आने लगे थे। इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने 26 जनवरी 2022 को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। 31 जनवरी 2022 को छात्राओं ने हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया और यह घोषणा करने की मांग की कि हिजाब पहनना भारत के लिए संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर शैक्षणिक संस्थानों में उन वस्त्रों को पहनने पर रोक लगा दी थी जिससे स्कूल और कॉलेज में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है। बाद में मुस्लिम लड़कियों ने राज्य सरकार के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 8 फरवरी को उडुपी जिला कॉलेज में 2 समुदायों के छात्रों के बीच झड़प हुई। विरोध के हिंसक होने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने के लिए शिवमोगा में धारा 144 लगाई गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों के लिए सभी उच्च विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया। जब यह मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय पहुंचा तो 10 फरवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि राज्य में कॉलेज फिर से खुल सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को मामला लंबित रहने तक ऐसी पोशाक पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो धार्मिक हो। 11 फरवरी को अंतरिम आदेश में उच्च न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर की गई। 15 मार्च को मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक के उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उस समय कहा था कि
स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे.एम. खाजी की पीठ ने आदेश का एक अंश पढ़ते हुए यह भी कहा था कि हमारी राय है कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, इसलिए सरकार के पास 5 फरवरी 2022 के सरकारी आदेश को जारी करने का अधिकार है और इसे अवैध ठहराने का कोई मामला नहीं बनता है। उच्च न्यायालय के इस फैसले को कुछ ही घंटों के भीतर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। 13 जुलाई को शीर्ष अदालत कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हुई और 22 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के बाद याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। इसके बाद बीते 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर अलग अलग फैसला सुनाया। बेंच में शामिल दोनों जजों जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया इस मुद्दे पर एक मत नहीं दिखे। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में अब इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा, वे इसे बड़ी बेंच को सौंपेंगे। ऐसे में अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा, यानी कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लागू रहेगा, क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया और दूसरे ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील को वृहद पीठ के गठन के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का खंडित जनादेश आने के बाद हिजाब विवाद पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि अदालत से हिजाब के पक्ष में एक सर्वसम्मत फैसला आएगा, लेकिन अगर दोनों जज इससे सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुद्दे का निपटारा होने की जगह यह मसला और ज्यादा उलझ गया है। संभल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि बेपर्दा रहने पर आवारगी बढ़ती है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब सपा संसद ने इस तरह का अजीबोगरीब बयान दिया हो। इससे पहले उन्होंने हिजाब मामले पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि बच्चियों पर नियंत्रण करने के लिए हिजाब जरूरी है। इस्लाम कहता है कि जब बच्ची बड़ी होने लगे और जवान होने लगे तो उसे हिजाब में रहना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने कहा कि अदालत के फैसले पर उनका प्रतिक्रिया देना उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन भाजपा स्कूलों में निर्धारित पोशाक के अलावा छात्रों के हिजाब या कोई अन्य परिधान पहनने का हमेशा विरोध करती रहेगी। धार्मिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल अलगाववाद के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अलगाववाद की यही मानसिकता स्कूलों में हिजाब को बढ़ावा देती है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। हमने बेहतर फैसले की उम्मीद की थी, क्योंकि दुनिया भर की महिलाएं हिजाब और बुर्का नहीं पहनने की मांग कर रही हैं। ईरान में हिजाब को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर जारी विरोध प्रदर्शन अपने उफान पर है। इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। एक खास बात यह है कि इन प्रदर्शनों का नेतृत्व न केवल महिलाएं कर रही हैं, बल्कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही हैं। इसके अलावा पुरुष भी महिलाओं का साथ देने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को दुनिया भर की हस्तियां भी अपना समर्थन दे रही हैं। इस अभियान में ईरान की अभिनेत्री एलनाज नारूजी भी शामिल हुई। उन्होंने हिजाब के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कपड़े उतारे और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। पिछले महीने सितंबर में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद से ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तेहरान से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तमाम ईरानी महिलाओं के वीडियो इस बात के गवाह हैं कि ईरानी महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर आकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। ईरान में हिजाब के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों में कई लोगों की अब तक मौत की भी खबर है।
ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खamenei के खिलाफ भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया के कई देश महसा अमीनी की मौत पर काफ़ी गुस्सा हैं और फ्रांस, ग्रीस, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में हिजाब के विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोगों के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी सार्वजनिक रूप से चेहरा ढकने पर पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिबंध है। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों को लगभग 1 महीना हो गया है। यहाँ की महिलाएं मांग कर रही हैं कि उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने दिए जाएं और वह हिजाब को जला रही हैं। अब स्विट्जरलैंड में भी बुर्का बैन कानून के तहत चेहरा ढकने पर 82,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। स्विट्जरलैंड की सरकार ने संसद में कानून को ड्राफ्ट भेज दिया है। पहले ईरान का किर्गिस्तान, फिर तेहरान और देखते ही देखते 46 से ज़्यादा शहर हिजाब के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल एक क्रांति में बदल चुका है। ईरान की सरकार जिस प्रदर्शन को गोली, डंडे और आंसू गैस के बल पर दबाने की कोशिश कर रही थी, उसका दायरा ईरान से निकलकर कई देशों में फैल गया है। 22 साल की महिसा अमीनी की मौत से चिंगारी भड़क गई है। अब उसकी आंच ईरान की सत्ता तक महसूस की जा रही है। ईरान की सेना को इतना डर है कि उन्होंने अपने परिवार को सेफ हाउस में रख दिया है। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। यदि आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।